हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। आप मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आज फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं एटीसी एग्जाम के बारे में। जी हाँ, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो 12 लाख रुपए पर एनम सीटीसी की वैकेंसी ओपन हुई है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, वो भी फ्रेशर्स के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे वंस मोर। तो हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसका सिलेबस क्या था। उस वक्त हमने पार्ट ए के बारे में बात की थी कि पार्ट ए जो नॉन टेक्निकल है उसमें कितना कितना कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो मेरा वाला वीडियो यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा है, उसको देख लीजिए। आज हम मोर फोकस रहेगा पार्ट बी पर, जिसमें हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। कहाँ से एग्जाम की तैयारी करें, कौन कौन से टॉपिक पे मेन फोकस रहना चाहिए। तो वंस अगेन आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने पहले ही वीडियो डाल दिए हैं जो उनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, उसको डिकोड किया है हमने। कैरियर की ग्रोथ क्या होगी एटीसी की, आपका प्रमोशंस जो अलाउंसेस हैं, सैलरीज हैं, वो क्या है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके रिगार्डिंग एटीसी काम क्या करता है ये भी डिस्कस हमने कर लिया है। आज हम बात करते हैं इसके एग्जाम के सिलेबस की। पार्ट एक हमने डिस्कस किया था, तो उसमें जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें 60 क्वेश्चन होंगे। टोटल पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन एक मार्क्स के लिए है। और टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स है, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। तब आप देख रहे हैं इस एग्जाम में स्पीड बहुत मायने करने वाली है। बस एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया है देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। हमारे पास जो पार्ट ए में 60 क्वेश्चन है, उसका डिवीजन आप यहाँ देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चंस, इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए 15, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल एप्टीट्यूड के लिए 15, और जनरल नॉलेज और अवेयरनेस इसके लिए 10 मार्क्स अलोकेटेड किए गए हैं। तो आप मान सकते हैं कि ये इज इट इज फॉर्मूले के तहत ही आएगा। और इसमें आप सबका एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। कोई इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, कोई मैथ्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, कोई रीजनिंग में हो सकता है, और कोई जनरल अवेयरनेस में हो सकता है। तो मैं कहूँगा जो आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ इसको कंटिन्यू कीजिए। इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपने स्पीड चेक करिए। पार्ट बी में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स की। एक बार मैं आपको लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि उसका लेवल क्या है। यहाँ भले इन्होंने 10+2 लेवल लिखा है, बट क्या एज इट इज 10+2 लेवल मिलने वाला है आपको या नहीं। तो हम ये बात कर रहे हैं 2080 का एग्जाम है। 2018 में एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर देन अंडर रूट ऑफ पी इज। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ये हमने जब इसको एक थ्योरम भी होती थी, अगर आपको याद होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 10th 11th में आपके पास एक थ्योरम होती थी कि अंडर रूट पी को वो क्या है। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस आप देख रहे हैं कि आप मैच कर रहे हैं, यानी कि 10+2 लेवल का आने वाला है। बट हाँ, इसके बाहर भी इसके एक जो ऊपर का लेवल है वो भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिनोमेना इलस्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रेडिएशन। तो आप देख पा रहे होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं। तो इनमें क्या चीज़ है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन हम इसको देख लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी हो सकती है, आप इसमें से गैस कर पाएंगे। वैसे यहाँ टिक जरूर लगा है, लेकिन आपको पूरा जो वेव्स का फ्रीक्वेंसी बैंड वो पता होना चाहिए, क्योंकि आज इसमें अल्ट्रासोनिक पूछा है, कल उसमें रेडियो वेव्स या वीएचएफ वेव्स के बारे में पूछ सकता है। एक सिंपल ऐसे मैथ्स का क्वेश्चन भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये सिंपल कैलकुलस का क्वेश्चन है, जिसमें रेंज दी है और उसमें एक आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है आपको, हम थोड़ा सा उसमें डिस्कस कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में पहले। तो फिजिक्स में आपको प्राइम फोकस होना चाहिए आपका जो मैकेनिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि इस एग्जाम को केवल बीएससी फिजिक्स वाले स्टूडेंट ही नहीं देने वाले, ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए, और इंजीनियरिंग स्ट्रीम में भी सभी स्ट्रीम्स को शामिल किया गया है। तो जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उसके जो सब यानी कि मैकेनिकल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशंस भी हो सकता है, या कोई भी पार्ट हो सकता है। तो हर कोई बंदा अलग अलग कंफर्टेबल होगा। मैकेनिक्स में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कंफर्टेबल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है, मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है, उसमें हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इंस्ट्रूमेंटेशंस वाले इंजीनियर्स ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं। लेकिन हमने देखा है लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस में कि इनका वेटेज ऑलमोस्ट बराबर है। शायद इसी यही रीजन रहा है कि सभी टाइप के इंजीनियर्स को बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फिजिक्स जो आपका
पीसीएम पार्ट में बीएससी में कर रहे हैं तो वो तो इसको चीज़ को पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके बाद मेनली फोकस हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर्स जो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। यानी कि सिंपल आपके जो 10+1 वाली जो 11th वाली जो बुकलेट है उसमें से जो क्वेश्चंस है। नंबर 4 जो है जो मेनली फोकस रहेगा उसके बाद ऑप्टिक्स पे और मेनली वेव ऑप्टिक्स पे। इसके बाद रेस्ट अदर्स का एक जो लास्ट ईयर का हम देख सकते हैं तो उनका ग्राफ इस तरह से चला है। सबसे पहले मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है, वो बराबर क्वांटिटी में रहा है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और उसके बाद रेस्ट। यानी कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो मैं इसके लिए आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटीज जो भी आपका 10+1 और 10+2 एनसीईआरटीज डेफिनेटली उसको स्टडी कीजिए फिजिक्स की। वो बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे और आप देख सकते हैं ऐसे वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये जैसे फ्रिक्वेंसी बैंड का एक क्वेश्चन है तो ये आपको वहाँ इजीली मिल जाएगा। तो आप क्लियर करें पहले अपना जो कॉन्सेप्ट है और उसमें बहुत ज्यादा नहीं करना। आपने सारा पढ़ा है, आपको एक तरह गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिजिक्स के लिए कि आप एचसी वर्मा खासकर पार्ट 1 जो है वो उसको जरूर करें। उसमें आपको जेई और जेई एडवांस लेवल की आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, ना ही आप ऐसे जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो, क्योंकि आपने देखा 1 मिनट ही मिल रहा है आपको, तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस भी आपको ट्राई नहीं करने हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी में आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो सो उसके सिंपल सिंपल एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन एचसी वर्मा में इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के तौर पे दिए हुए हैं। तो आप उस चीज को पढ़ लीजिए, वो ऑलरेडी सोल्ड है, आपको बहुत कम टाइम में वो रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आप बेसिक आप देख पा रहे होंगे जो फिजिक्स है, आप इसको कॉन्सेप्ट प्लस उसका एप्लीकेशन एचसी वर्म के थ्रू देख सकेंगे। ये आपकी प्रिपरेशन मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। अगर आप फिजिक्स में इतना कर लेते हैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे है, इफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर डिक्रीजिंग विद द टाइम द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट वुड बी। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ उसको। यदि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक समय के साथ घट रहा हो, यानी कि जो आप है ना जी लिखते हैं कैपिटल जी के साथ घट रहा हो, तो कक्षा में उपग्रह तब भी अपने इसमें क्या बनाए रखेगा, तब भी उपग्रह अपना इसमें क्या बनाए रखेगा। तो ये आप समझ पा रहे हैं, ये सिंपल जो फिजिक्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो है। और आप अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका तो आप इससे क्वालिफाई कर लेंगे इस एग्जाम को। इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी फिजिक्स मस्ट है। उसके बाद एप्लीकेशंस के लिए एचसी वर्मा के इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स जरूर करें, वो बेहद जरूरी है। उसमें आपको बहुत हार्ड मार्किंग, बहुत जो टफ क्वेश्चन है उसको नहीं करने, बहुत जो सिंपल हैं, जो सिर्फ एप्लीकेशंस वाले हैं उनको ट्राई कीजिए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। Velocity of the velocity with which a projectile must be fired so that escape Earth's gravitation does not depend on। ये किस चार में से एक ऑप्शन है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे होंगे इसको। तो ये कैसे हो पाएगा जब आप उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरह से रिटेन कर पाएंगे। अब वो उसके लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट। अगर किसी टॉपिक में आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब में डायरेक्ट उस पे जो लेक्चर्स अवेलेबल है उस टॉपिक पर पूरा, रादर देन फुल फिजिक्स और फुल मैथमेटिक्स पर जाने के बजाय, रादर देन जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर आप यूट्यूब में सर्च कीजिए और किसी भी टीचर का, जो भी अच्छे रिनॉन टीचर है, उनका लेक्चर अटेंड कीजिए, तो आपको वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर मैथ्स के बारे में देखें तो मैथ्स में भी कुछ ऐसे ही है। वहाँ 10+2 जरूर मार्क किया है, बट इसका जो मैथ्स का मैं लेवल देख पा रहा हूँ वो 10+2 से थोड़ा ऊपर है। उसमें इसलिए क्योंकि आप जो फिजिक्स बीएससी करने वाले लोग हैं उन्होंने फिजिक्स के साथ मैथ्स भी लिया है, और मैथ्स उसका थोड़ा सा एक अपर लेवल का होता है रादर देन 10+2। और जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग वाले हैं वो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, खासकर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 अपने जो कॉलेज का फर्स्ट ईयर है उसमें जरूर पढ़ते हैं। तो इस वजह से उसका एक लेवल ऊपर रहता है। इसलिए मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा, जो आप एनसीईआरटी बुक है एक बार उससे बेसिक कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कर ही लीजिए मैथ्स के लिए भी। उसके बाद आप जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक मार्केट में अवेलेबल है, एक कोई भी एक बुक, अगर मैं
ऐसे तो नाम नहीं लेना चाहिए, बट मैं फिर भी एक रिकमेंड कर देता हूँ। मेडिजी जो एक मेडिजी की बुक अवेलेबल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की मार्केट में, आप उसे ट्राई कर सकते हैं, या उसके बदले आप जो भी आपने अपने कॉलेज में पढ़ी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की वो यूज कर सकते हैं। वो वहाँ पे आप सिंपली वही देखिए, जो आपने कॉन्सेप्ट आपने दिया है उस पर थोड़े से जो इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हैं, जो ऑलरेडी बुक में किए हुए हैं एग्जाम्पल्स, वो केवल उसको देख लीजिए वो क्या पैटर्न है। अगर आप उस पर थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे तो आपके जो स्पीड है वो बन जाएगी। और ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे प्रोबेबिलिटी है, मैट्रिसेस है, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमा वाले, जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था वो मैक्सिमम मिनिमा वाला था, है ना? तो ये सब टाइप के आप मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग करेंगे अगर, तो मुझे लगता है ये भी आप क्वालिफाई इजीली कर पाएंगे। यहाँ बस लास्ट में मैं एक ही टिप देना चाहूंगा, अगर आप किसी टॉपिक में कुछ उलझन में हैं, तो आप रादर देन पूरा किसी टीचर का मैथ्स या फिजिक्स रिवाइज करने से अच्छा है, केवल उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप रिवाइज कर लीजिए, यूट्यूब में डाल के सर्च कीजिए, उस पे जो भी रिनाउंड वेल रिनाउंड टीचर हैं उनसे आप देख लीजिए वो कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आता है तो वो पूरा टॉपिक गो थ्रू कर लीजिए, और उसके बाद दोबारा से अपने एनसीईआरटी एचसी वर्मा या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक देखिए। नॉन टेक के लिए मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं दोबारा से। इंग्लिश तो आप अपनी कर ही रहे होंगे, और जो स्टूडेंट मैथ्स एबिलिटी में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप पूछना चाह रहे थे कुछ स्टूडेंट, तो आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा दोनों ही बुक बेस्ट हैं, आप कोई भी लेके प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि पार्ट वन आपको विनर बनाएगा। पार्ट वन में जितनी स्पीड ज़्यादा होगी आप टाइम बचाएंगे, पार्ट टू के फिजिक्स मैथ्स में आप वो बचे हुए टाइम को आप दे पाएंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपने हमने यहाँ दोनों पार्ट को कवर कर लिया है, और अब मैं बस आपको विश लक गुड लक करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, और करंट अफेयर्स के लिए आप थोड़ा सा जो भी आप रेगुलर पढ़ रहे हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो सफिशिएंट है। थैंक यू।